हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था। इसी में ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कर रहे हैं। चुंबकीय गुण बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर जब कराएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें भी काम आएगी। तो इसको पढ़ने से पहले हम पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है पोल स्ट्रेंथ, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या होता है पोल स्ट्रेंथ? अ यूनिट पोल इज डिफाइंड एज द पोल विच अट्रैक्ट और रिपेल अनदर पोल ऑफ वन यूनिट स्ट्रेंथ विद द फोर्स ऑफ वन डाइन व्हेन केप्ट इन एयर और वैक्यूम। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हुआ हमारा? ये एक यूनिट पोल उसे कहते हैं जो एयर और वैक्यूम में यूनिट स्ट्रेंथ वाले दूसरे पोल को वन डाइन फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करे। ठीक है, कि वन डाइन फोर्स से दूसरे पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल करे। और कब? जब उसे हम एयर और वैक्यूम में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट, इसे म्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। हमारे पास दो पोल हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे हम पोल स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? m इंटू एल। पोल स्ट्रेंथ को m से डिनोट करा था और डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया? l होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया हमारा? m इंटू एल, और वॉल्यूम क्या होता है? a इंटू एल। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इसे हम बोल रहे हैं, तो m इंटू एल अपॉन वी, बी से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फ्लक्स और टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, इसे हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ H, ये जो हमारे पास में आउटर मैग्नेटिक फील्ड हमने ले रखा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है? कैपिटल H है। देन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स और टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल B से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसे कह रहे हैं? कि यदि किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को H स्ट्रेंथ वाली, क्या लिया हमने? H स्ट्रेंथ लिया था ना, कि H स्ट्रेंथ वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके यूनिट एरिया में से पास होने वाली फोर्स लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स या टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ B इज इक्वल टू क्या होता है? H प्लस 4πI। ठीक है, तो अगर हम इसे दोनों तरफ इक्वेशन में H से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा? B अपॉन H इज इक्वल टू H अपॉन H 1 हो गया, प्लस 4πI अपॉन H, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ये क्या है? रेशो ऑफ टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या था? कैपिटल H, कि P इज इक्वल टू B अपॉन H हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, इसे हम काई से डिनोट करते हैं, CHI लिखते हैं, इसे काई से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है हमारी? कि सेंसिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस टुवर्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो काई इज इक्वल टू क्या हुआ? I अपॉन H। काई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? I अपॉन H, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या था? क्या लिया था हमने? कि B अपॉन H इज इक्वल टू 1 प्लस 4πI अपॉन H। तो B अपॉन H क्या हो गया हमारा? P, और I अपॉन H जो है वो क्या हो गया? काई। तो उसे हमने कर दिया वैल्यू पुटअप, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1 प्लस 4π काई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट आता है ग्राम ससेप्टिबिलिटी, इसे हम काई G से डिनोट करते हैं। काई G जो है वो होता है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, कि काई को हमने किससे डिवाइड करा है? डेंसिटी से, तो ये आ गया हमारा काई G।
ठीक है। मोलर ससेप्टिबिलिटी काई एम है, तो मोलर ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्राम ससेप्टिबिलिटी एंड मोलर मोलिकुलर वेट इज नोन एज मोलर ससेप्टिबिलिटी। तो ये हो गया हमारा काई एम इज इक्वल टू काई जी मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने पहले देख ली हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने से, ठीक है। अब आता है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म में अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन हैव टू टाइप ऑफ मोशन। तो ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो मोशन में होगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर कितने तरीके के मोशन कर रहा है, 2 टाइप से मोशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है इसमें ऑर्बिटल मोशन होगा और स्पिन मोशन होता है। ऑर्बिटल मोशन में क्या हो गया हमारा कि हमें कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। कि ऑर्बिटल मोशन विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसे क्या करें, ऑर्बिटल मोशन। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या करें, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर करेगा और दूसरा अपनी ही एक्सिस पर करता है। तो स्पिन मोशन क्या हो गया, विच इज ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कि मैग्नेटिक मोमेंट जो इससे प्रोड्यूस होगा किससे, स्पिन मोशन से, उसे हम कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, इज ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। कि अपनी ही एक्सिस पर जो स्पिन मोशन हो रहा है इसे हम कह रहे हैं स्पिन मोशन। अपनी एक्सिस पर जो मोशन कर रहा है उसे क्या कर रहे हैं हम, स्पिन मोशन। और इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ उसे हमने क्या कहा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, आयन, मोलिक्यूल डिटरमाइन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास में क्या निकलेगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, अंडर रूट म्यू एल प्लस म्यू एस। तो यहाँ पर म्यू एल क्या हो गया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और म्यू एस क्या हो गया हमारे पास में, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक्सप्रेस इन बोर मैग्नेटोन, इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट को किस में एक्सप्रेस करते हैं, बोर मैग्नेटॉन बी एम में एक्सप्रेस करते हैं। 1 बी एम इज इक्वल टू होता है EH/4πmc, वेयर ई क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच क्या हो गया है, प्लांक कांस्टेंट, एम क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सी क्या हो गया यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम अभी नेक्स्ट उसके अंदर पढ़ेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी इसके अंदर ये सब्सटेंस ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने म्यू एल और म्यू एस को जब हमने क्या करा, ऐड करा, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आ गया। तो इन दोनों मैग्नेटिक मोमेंट के कारण जो एटम है वो किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, स्मॉल मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। ट्रांजिशन मेटल जो कि एक स्मॉल मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं, उन्हें अगर हम आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इनके ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और इस बेसिस पर इनके अंदर क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। तो व्हेन ट्रांजिशन मेटल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देयर ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इंटरेक्ट विद द फील्ड, फील्ड के साथ में क्या करेंगे, ये इंटरेक्ट होंगे। ऑन दिस बेसिस, इसी बेसिस पर क्या होते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन से हो गए, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो डायामैग्नेटिज्म क्या है, डायामैग्नेटिज्म क्या होता है कि ये आपको पता ही है, डायामैग्नेटिज्म मतलब प्रतिचुंबकीय, ठीक है। और पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय, और फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक। डायामैग्नेटिज्म द सब्सटेंस विच डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कीपिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
सब्सटेंस की अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, अगर उसे हम आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और प्रॉपर्टी जो है इसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। प्रॉपर्टी का नाम है डायामैग्नेटिज्म और सब्सटेंस हो गया डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये किसके कारण होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वे सब्सटेंस जिन्हें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये क्या करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपल्शन फील करते हैं। तो रिपल्शन फील करने पर इन्हें हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इनकी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई है कि ये जो सब्सटेंस है इनमें से मैग्नेटिक लाइन जब पास कराते हैं तो क्या होंगी, वो थोड़ी सी रिपेल होती हैं। कैसे कि अगर मान लो हमारे पास में ये हमने आउटर मैग्नेटिक फील्ड रख दिया और बीच में हमने क्या रख रखा है, ये एक सब्सटेंस रख रखा है, तो अगर मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वो रिपेल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएंगी, ये रिपेल हो जाएंगी। मैग्नेटिक लाइन क्या हो गई है, रिपेल हो रही है। ठीक है, तो जब इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, कम अरेंज होते हैं, कि लेस अरेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी उसके अंदर क्या हो रहे हैं, लेस अरेंज हो रहे हैं। और ये हो क्यों रहा था, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो रहा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण से ये होते हैं। तो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं इनके लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाती है, कि डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन इन वैक्यूम। तो B जो है वो क्या हो जाएगा, H से कम हो जाएगा, और B H से कम होगा तो काई जो है, जो हमने बताया था मैग्नेटिक क्या है, वो ससेप्टिबिलिटी है या वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और अगर हम इनका काई का इफेक्ट देखें टेम्परेचर पर, तो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो इनके जो एटम आयन होते हैं इनमें हमने क्या बताया था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो एक डायरेक्शन द्वारा जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो अदर डायरेक्शन द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे क्या कर देते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इसका, वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस हैं इनके लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि इनके अंदर क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कि इनमें एक डायरेक्शन से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अदर डायरेक्शन से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। क्योंकि एक का क्या होगा, स्पिन अगर हम देखें +½ है तो दूसरे का स्पिन क्या हो जाता है, -½ होता है। तो दोनों क्या होगा, एक क्लॉकवाइज चलेगा तो दूसरा का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसीलिए जो टोटल हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास, वो क्या जाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास में प्रॉपर्टी आती है, 3 देखी थी ना हमने, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म या कह दो इसे अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कीपिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कि सब्सटेंस कौन से होंगे, वो पैरामैग्नेटिक, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो किसके कारण हुई है प्रॉपर्टी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कि वे सब्सटेंस जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन फील करते हैं। अट्रैक्शन फील करते हैं तो वो सब्सटेंस क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ये पैरामैग्नेटिज्म कहलाती है। प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म हो गई और सब्सटेंस क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अच्छा, इन्हें जब हम इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अरेंज हो जाते हैं। इन्हें हमने जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा सब्सटेंस को, तो ये क्या होता है, अरेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ये अरेंज हो गए हैं। अब इसमें हम कह रहे हैं कि जब इन सब्सटेंस पे से मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइन जो है वो क्या हो रही है, अट्रैक्ट होती है।
तो अट्रैक्ट यहाँ पर कैसे होगा कि हमने अगर ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और ये हमने बीच में इसके अंदर क्या रख दिया है, एक सब्सटेंस रख दिया, तो लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, इस तरीके से अट्रैक्ट होंगी इसमें। ठीक है, लाइन क्या हो जाएंगी, यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ये लाइन इसके जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, जो लाइन इसके में से पास होती है उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे डायमैग्नेटिज्म में क्या हो रहा था कि वो क्या हो रही थी, लाइन वहाँ पर रिपेल हो रही थी, यहाँ पर लाइन क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू वो क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा, और ये अगर एक से ज़्यादा होगा तो B इज़ ग्रेटर देन H हो जाएगा, हैंस P इज़ ग्रेटर देन I हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। जबकि हमने देखा था डायमैग्नेटिज्म में क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो थी वो क्या हो रही थी, नेगेटिव आ रही थी। वहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तो काई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर पर, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि I और H जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं इसके अंदर, कि जिस डायरेक्शन में H होता है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, I रहता है। वहाँ क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है डायमैग्नेटिज्म में। तो पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है इनमें क्या होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें हमने क्या बताया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि जब इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इनमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, मैग्नेट की तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। डायमैग्नेटिक में हमने क्या कहा था कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो रहता है। तो इन्हें जब रखते हैं तो ये किसकी तरह से बिहेव करेंगी, मैग्नेट की तरह से बिहेव करती हैं। और जब उस फील्ड को हम हटा लेते हैं तो जो इसमें मैग्नेटाइजेशन आता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, कि जितना ज़्यादा इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, वो पैरामैग्नेटिज्म की ही तरह से होता है, लेकिन जब ये पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्सेस में हो जाती है तो ही उसे हम क्या बोल रहे हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म में दो सब्सटेंस विच हैव एक्सेस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। सब्सटेंस हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और प्रॉपर्टी हो गई है फेरोमैग्नेटिज्म। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड, कि वहाँ पर क्या हो रहा था, अट्रैक्शन फील हो रहा था पैरामैग्नेटिक के अंदर, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रोंगली अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कि ये क्या करेंगे, स्ट्रोंगली अट्रैक्शन करेंगे। रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। वहाँ पर क्या हो रहा था कि हम अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा रहे थे तो उसके बाद में जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। ठीक है, वो मैग्नेट की तरह से बिहेव नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तो भी ये क्या करेगा, मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। तो परमानेंट मैग्नेट जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं, इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक में सारी प्रॉपर्टी वही रहेंगी, लेकिन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता रहेगा इनका। कि म्यू वहाँ पर क्या था, एक से ज़्यादा था, यहाँ एक से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बी वहाँ पर क्या था, एच से ज़्यादा था, तो यहाँ पर बी इज़ ग्रेटर 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 देन एच, इसीलिए पी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर 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 देन आई हो जाएगा। तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ एक्सेस में बोल रहे हैं ना, जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, एक्सेस में हो गई है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रहेगी। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज एंड देयर अलॉयज। इनके जो अलॉयज हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ जो ये है कि प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिज्म की वो कैसे क्या होती है। कि इसमें क्या होता है कि कुछ जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है
इनको जब लो टेम्परेचर पर रखा जाता है तो ये एक अनदर स्टेट के अंदर इनका ट्रांजिशन हो जाता है, और जिसमें क्या होता है कि जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरेलल स्पिन में रहते हैं। अधिकांश इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? पैरेलल स्पिन के अंदर रहते हैं। तो इस तरीके से इन सब्सटेंस में ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है जिसके अंदर इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो एक्सेस में हो जाता है। मैग्नेटिज्म क्या हो गया? एक्सेस में हो जाता है। और इस स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को ही क्या कह रहे हैं? फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब ये हमने कहा लो टेम्परेचर, ठीक है, इसमें ना स्पेशली बोला क्या था? लो टेम्परेचर पर। ऐसे तो फिर वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो लो टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन किस पर हो रहा है? लो टेम्परेचर पर हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर ये ट्रांजिशन होता है उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट के अंदर जाता है उस टेम्परेचर को क्या कह रहे हैं? क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है? इसका समाप्त हो जाता है। और सब्सटेंस किसकी तरह से बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक की तरह से बिहेव करेगा। क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? जो लो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर ये एक स्पॉन्टेनियस जो अरेंजमेंट है वहां पर पहुंचा था, उस टेम्परेचर पर तो ये बिहेव करेगा फेरोमैग्नेटिज्म की तरह। और क्यूरी टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर होने पर ये किसकी तरह से बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह से बिहेव करेगा। तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो इसी से बनाई जाती हैं, इसी लो टेम्परेचर पर बनाई जाती हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हुआ कि अगर इनमें एक्सटर्नल फील्ड को हटा भी दें तो भी ये मैग्नेट की तरह से बने रहते हैं। इसमें मैग्नेटिज्म का गुण होता है। जैसे हमने बताया था कि जो पैरामैग्नेटिक हैं इनके अंदर अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को हटा देंगे तो एक्सटर्नल फील्ड को हटाने पर ये क्या होगा कि इसके अंदर ये मैग्नेट की तरह से बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म में कि यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बाद भी ये मैग्नेट बने रहते हैं। इसीलिए जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं वो यही होती हैं, इन्हीं से बनाए जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस हैं इन्हीं से ही परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है? आज हमने इसके अंदर देखा है कि अगर किसी भी एलिमेंट को या उनके कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये किस किस तरीके के उससे क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, और इनमें जो चेंजेस आएंगे वो 3 टाइप से हमने देखा। बिहेवियर ये शो करते हैं डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। और इन तीनों के ही बारे में हमने इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। और उससे पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं इसके, वो टर्म्स हमने इसके अंदर देखे हैं। ठीक है, अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम इसमें जो अब कौन सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है एलिमेंट या आयन की फॉर्म में, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उसके लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम अपने नेक्स्ट जो लेसन नेक्स्ट जो अभी आपको कराएंगे आपको लेक्चर, उसके अंदर आपको ये चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। और नेक्स्ट वाला आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो आपको ये निकालना बताएंगे वही आपके नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसके अंदर बहुत काम आएगा ये चीज़ें। ठीक है, थैंक यू बेटा।